हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग बात करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की सबसे इंपॉर्टेंट बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक की वीबीटी यानी बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ये जो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी है ये एक्चुअली कॉम्प्लेक्स में बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करती है कि कॉम्प्लेक्स में बॉन्डिंग कैसे होती है। तो बड़ी सिंपल तरीके से आप इसको समझिए कि जब हम कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है उसके अंदर एक मेटल आइटम होता है और उसके साथ लिगेंड्स लगे होते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हम बात करेंगे कि बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं, इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट्स क्या हैं। ठीक है, तो इस थ्योरी को आप जरा ध्यान से समझिए। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग जो आपका सेंट्रल मेटल आइटम है जिसको हम लोग एम से रिप्रेजेंट करते हैं, ये अपने कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर यानी कोऑर्डिनेशन नंबर के इक्वल वैकेंट ऑर्बिटल अवेलेबल कराता है। मैंने क्या बोला कि सेंट्रल मेटल आइटम कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर वैकेंट ऑर्बिटल अवेलेबल कराता है। फिर वो सारे वैकेंट ऑर्बिटल आपस में मिक्स हो जाते हैं यानी हाइब्रिडाइज हो जाते हैं और इक्वल नंबर में आपको हाइब्रिड ऑर्बिटल मिल जाता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया कि सेंट्रल मेटल आइटम अपने कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर वैकेंट ऑर्बिटल अवेलेबल कराएगा। वो सारे वैकेंट ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज हो जाते हैं और आपको इक्वल नंबर में हाइब्रिड ऑर्बिटल मिल जाते हैं जिनका शेप और एनर्जी इक्वल होता है, बराबर होता है। तो ये पहला पॉइंट है बैलेंस बॉन्ड थ्योरी का। अगर हम सेकंड पॉइंट के रेस्पेक्ट में बात करें तो जो लिगैंड्स होता है कॉम्प्लेक्स के अंदर, जो लिगैंड्स होता है इसके अंदर एटलीस्ट एक लोन पेयर तो होता ही है। एक से ज्यादा हो सकता है, कोई इश्यू नहीं, बट एटलीस्ट एक लोन पेयर होता है इसके सिग्मा ऑर्बिटल के अंदर। ठीक है, तो जो भी लिगैंड होगा दैट डेफिनेटली विल कैरी एटलीस्ट वन लोन पेयर। एक से ज्यादा है डोनर आइटम, कोई इश्यू नहीं है, बट एटलीस्ट एक लोन पेयर जरूर होगा। ठीक है, तो लिगैंड के पास क्या है, वैकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर। सॉरी, मेटल आइटम के पास, लिगैंड के पास क्या है, लोन पेयर। ठीक है, अब क्या होता है कि जो लिगैंड है ये अपना लोन पेयर सेंट्रल एटम के वैकेंट ऑर्बिटल में डोनेट करता है और मेटल लिगैंड बॉन्ड फॉर्म कर लेता है। लिगैंड क्या करता है, अपना जो लोन पेयर है सिग्मा ऑर्बिटल का, ये सेंट्रल एटम के वैकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल में ट्रांसफर करता है और इसके साथ एक तरीके से मेटल लिगैंड बॉन्ड बना लेता है। राइट, और एक सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट लास्ट में कि मेटल आइटम के, ये जो मेटल आइटम है इसके अंदर जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, क्या है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। ये सारे नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, पहली चीज तो ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते, दूसरा इनका अरेंजमेंट हुंस रूल के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, कैसा होता है, हुंस रूल के अकॉर्डिंग। बट इन सम केसेस, ये पॉइंट याद कर लो, इन सम केसेस अगर कॉम्प्लेक्स के अंदर, जो भी आपने कॉम्प्लेक्स ले रखा है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ले रखा है, उसमें अगर कोई स्ट्रॉन्ग लिगैंड है तो अभी आप एक काम करो कि मैं कुछ स्ट्रॉन्ग लिगैंड आपको बता दे रहा हूं। लाइक अगर उसके अंदर साइनाइड लगा हुआ है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, NO2 लिगैंड लगा हुआ है या अमोनिया लिगैंड लगा हुआ है, ये चार तो आप याद ही कर लो। ठीक है ना, तो अगर कॉम्प्लेक्स के अंदर इनमें से कोई है स्ट्रॉन्ग टाइप का लिगैंड तो वो क्या करता है, वो हुंस रूल को वायलेट करा देता है, वो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करा देता है। ठीक है, अब ये कैसे होता है ये हम लोग एग्जांपल से डिस्कस करेंगे। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के ये सारे पॉइंट क्लियर है कि नहीं, एक बार मैं फिर से रिकैप कर दे रहा हूं। इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट्स क्या है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का, कि सेंट्रल मेटल आइटम अपने कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर वैकेंट ऑर्बिटल अवेलेबल कराएगा। वो सारे वैकेंट ऑर्बिटल मिक्स हो जाते हैं, हाइब्रिडाइज हो जाते हैं और इक्वल नंबर में न्यू सेट बन जाता है हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का, जिनका शेप और एनर्जी एक जैसा होता है। लिगैंड्स के पास एटलीस्ट एक लोन पेयर होगा उसके सिग्मा ऑर्बिटल में। लिगैंड्स अपना लोन पेयर सेंट्रल एटम के वैकेंट ऑर्बिटल को दे देगा और उसके साथ मेटल लिगैंड बॉन्ड फॉर्म कर लेता है। मेटल एटम के अंदर जो सेंट्रल मेटल एटम है या सेंट्रल मेटल आयन है, उसके अंदर जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते और उनका अरेंजमेंट हुंस रूल के अकॉर्डिंग होता है। लेकिन अगर वहां पे स्ट्रॉन्ग लिगैंड लग जाए, कुछ एग्जांपल आप याद कर लो, बड़े काम आएंगे भी। ठीक है, इनके अलावा जनरली कोई लेगा तो आप मानो वीक लिगैंड है। ठीक है, अगर स्ट्रॉन्ग लिगैंड लग जाए तो वो हुंस रूल को वायलेट करा देते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है बैलेंस बॉन्ड थ्योरी से रिलेटेड, कहीं कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। अब इसमें हमें पढ़ना क्या है कि बैलेंस बॉन्ड थ्योरी का एप्लीकेशन क्या है, इसका यूज क्या है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग, आपका ध्यान से समझो। इसका जो यूज है ये हम दो तरीके के कॉम्प्लेक्सेस में डिस्कस करते हैं। पहला जिनमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है और दूसरा जिनमें कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है। ठीक है, जहां भी 6 कोऑर्डिनेशन नंबर के कॉम्प्लेक्सेस हैं, कंपाउंड्स हैं, ये इन्हें जनरली जो होते हैं ये ऑक्टाहेड्रल होते हैं। ठीक है, ये सारे कैसे होते हैं, ऑक्टाहेड्रल। ये पॉइंट आप याद कर लो कि जितने भी 6 कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स होते हैं ये ऑक्टाहेड्रल होते हैं। और 6 कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स बेसिकली आपको दो तरीके के मिल जाएंगे। एक को हम बोलते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स IOC और दूसरे को हम बोल सकते हैं आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स OOC। रटने वाली बात नहीं है, सिंपल सी चीज है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स या आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अब इसको इनर या आउटर क्यों बोलते हैं ये भी हम आगे डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, जितने भी इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होते हैं, आप समझ लें, जितने भी इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होते हैं इनको हम लोग स्पिन,
क्या बोलते हैं? स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं? स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स। जितने भी इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हैं जनरली हम इसको क्या बोलते हैं? स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स, या एक नाम इसका और भी होता है स्पिन पेयर्ड के साथ आप इसको कह सकते हैं स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स। तो ये वाला क्या बन जाएगा? स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स। जो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है इसको हम बोलेंगे स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स, स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स एंड स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स। ये जो स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स होता है इनको हम लोग बोलते हैं लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। रटने वाली चीज नहीं, सारे टर्म अपने आप क्लियर हो जाएंगे। तो अगर ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है तो ये जो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है दिस विल बी हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। अब ये इनर, आउटर, लो स्पिन, हाई स्पिन, ये टर्म कैसे आते हैं ये अभी हम लोग जब एक्सप्लेन करेंगे इसको तो आप अपने आप समझ जाओगे। ठीक है, अभी हम इसका एप्लीकेशन बता रहे हैं कि कहां कहां पे इसका यूज हो सकता है। अब एक पॉइंट इसमें और आप समझ लो कि 6 कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स में जितने भी इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हैं इनमें हाइब्रिडाइजेशन होती है D2sp3। इसमें सेंट्रल मेटल एटम की हाइब्रिडाइजेशन होगी D2sp3, और जितने भी आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हैं इसमें हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3d2। ठीक है, ये इंटरेस्टिंग पॉइंट आप आराम से याद कर सकते हैं, राइट। अब ये 6 कोऑर्डिनेट वाली थ्योरी ऑलमोस्ट क्लियर हो गई। अभी जरा 4 वाली आप देख लो। अगर किसी कॉम्प्लेक्स में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो यहां भी दो टाइप की पॉसिबिलिटी बन सकती है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का जो कंपाउंड है ये टेट्राहेड्रल भी हो सकता है। क्या हो सकता है? टेट्राहेड्रल। और दूसरा क्या हो सकता है? ये स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, तो ये टेट्राहेड्रल भी हो सकता है, ये स्क्वायर प्लेनर भी हो सकता है। और आप याद कर ले कि अगर किसी कॉम्प्लेक्स के अंदर हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो इसका मतलब वो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। और अगर उसकी हाइब्रिडाइजेशन dsp2 है या फिर sp2d है तो इस केस में क्या बन जाएगा? स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। तो आप ये समझ लें कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के ये दो बड़े कॉमन एप्लीकेशन हैं, ठीक है, जिन्हें हमें डिस्कस करना होता है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में। तो थ्योरी के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैंने आपको बता दिए, इसको यूज कहां पे करना है ये मैंने आपको बता दिया। अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग ये डिस्कस कर लेंगे कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में ये दोनों पार्ट और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में ये दोनों पार्ट कैसे हम यूज करते हैं। ठीक है, थैंक यू।